Assalamu alaikum to all the students who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 116 से जो है वो कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब टाइटल देख के पता चल गया कि हमने क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है इसमें। डेटा डिक्शनरी व्यूज़ फॉर सिनोनिम्स, व्यूज़ एंड सीक्वेंसेस। अच्छा, डेटा डिक्शनरी व्यूज़ क्या होते हैं या सिनोनिम्स जिन्हें हम एलियासिस भी कह रहे होते हैं, इसी तरह व्यूज़ और सीक्वेंस जो ऑटो नंबर होते हैं, इन सब के बारे में हम कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में ले चुके हैं। सही है, अब हमने ये देखना है कि सिनोनिम्स, व्यूज़ और सीक्वेंसेस के बारे में कुछ और डिटेल्स। तो यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले आ जाती हैं 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़, जिनको हम काफ़ी बार जो है वो रिपीट कर चुके हैं कि व्यूज़ की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। और यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी हैं जो हम पहले देख चुके हैं कि DBA_, देन यू हैव all_, और use_। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि जब आपके पास DBA_ की कमांड होती है, ये वाला व्यू जब हम अपने कोड ब्लॉक में यूज़ करते हैं, व्हाट इट मीन्स कि हमने जो है वो जो भी एक्सेस या जो भी प्रिविलेज, जो भी ग्रांट और परमिशन मिली हुई है वो सिर्फ DBA के पास है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। ठीक है, जब all_ यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो मर्ज़ी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जितने मर्ज़ी यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब हर किसी के पास जो है वो डेटा एक्सेसिबल होगा तब जब आप all_ व्यू यूज़ करें तो। और यूज़र_ में जो है वो करंट सेशन का जो यूज़र होता है उसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अच्छा, व्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे आपने सेलेक्ट के आगे जो है वो टेबल का नाम लिखना है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट टेबल है या एम्प्लॉय टेबल है, तो जो है आपने लिखना है सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम डेटा डिक्शनरी। ठीक है, जहाँ पे टेबल नेम जो है लाइक सिनोनिम। अब यहाँ पे सिनोनिम की बात आ रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने सिनोनिम, व्यूज़ और सीक्वेंसेस की बात करनी है। और यहाँ पे मैं आपको जैसे अक्सर कहती हूँ कि आपने SQL स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से देख लेनी है। अब ये नहीं कि आपने इसको अच्छे से जो है वो रटा मार लेना है और यहाँ पे सिनोनिम की जगह वो पेपर में आपसे व्यू या सीक्वेंस का पूछ ले तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। आपने मेन ही कुछ SQL के स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको एक बार समझ के आप याद कर लें। तो जब अगर समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो फिर कुछ ऑल्टर भी होके आ जाता है, देन यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट। ठीक है, इसी तरह अब ये जो सिनोनिम या व्यू या सीक्वेंस हमने यूज़ किया था परसेंटेजेस के साइन के दरमियान में, यहाँ पे हम कुछ और व्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से हैं? DBA अपडेटेबल कॉलम्स, ऑल अपडेटेबल कॉलम्स और यूज़र अपडेटेबल कॉलम्स। अब DBA, ऑल और यूज़र तो वही 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अपडेटेबल कॉलम्स वो होते हैं जिन्हें बाद में एट सम पॉइंट इन टाइम अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम व्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम को शो करने के लिए। तो देखें, यहाँ पे आपने लिखा सेलेक्ट के आगे आपने लिखे 2 कॉलम्स के नाम। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट टेबल को आगे लेके चल रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेलेक्ट स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, मतलब 2 कॉलम्स मैंने अपने स्टूडेंट टेबल के लिए। फ्रॉम, यहाँ से लिख दिया टेबल नेम लाइक स्टूडेंट, वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इज़ इक्वल टू सिनोनिम। तो जहाँ इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी सिनोनिम्स हैं, जो भी एलियासेस जो हैं वो आपके यूज़र ने, आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट किए हैं, वो आपको कंसोल पे शो हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टैब। अब इससे क्या होगा कि ऊपर जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट किया उससे वैलिड जो भी आपको डेटा मिल रहा होगा वो आपको आउटपुट में जो है वो शो हो जाएगा। ये भी वही है, सिर्फ एग्जांपल आपके पास चेंज की हुई है। इसी तरह हम जो है वो डेटा डिक्शनरी व्यूज़ जो है वो सीक्वेंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। हमने पहले भी देखा था कि आपने जो है वो कमांड लगानी है क्रिएट सीक्वेंस, और फिर आपने क्या करना है, आगे लिखना है सीक्वेंस का नंबर। ठीक है, अब ये कस्टमर्स टेबल पे आपने कोई सीक्वेंस बनाया था तो आपने लिख दिया कस्टमर सीक्वेंस। अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे बना रही हूँ तो मैं लिख दूँगी स्टूडेंट्स_ सीक्वेंस। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि एट सम पॉइंट इन टाइम कल को आपको या किसी रिलेटेड पर्सनल को, किसी और बंदे को जो है वो अगर आपकी डेटाबेस या आपका स्कीमा रेफ़र करना पड़ जाए, देन ही और शी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि उसे समझ ही ना आए कि कस्टमर टेबल में स्टूडेंट वाली एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्टूडेंट वाले में कस्टमर्स वालों में ऑर्डर्स। तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए जो कल को आप खुद से जो है वो याद करके यूज़ भी कर सकें। अच्छा, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दिया, स्टार्ट विद 1000 और उसका इंक्रीमेंट लाइक 1। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके कस्टमर टेबल में फॉर एग्जांपल 500 कस्टमर्स का आपने डेटा इंटर किया है, तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे या नेक्स्ट रो में आएंगे तो वो एक इंक्रीज़ होकर आपका खुद ही जो है वो सीक्वेंस में नंबर ज़्यादा हो जाएगा। नो कैशे मीन्स ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, और नो साइकिल मीन्स कि ये रिपीट नहीं होगा, इसका कोई साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम रिपीट कर चुके हैं पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपने सीक्वेंस के लिए डेटा डिक्शनरी व्यू कैसे यूज़ करनी है। अब आपने सेलेक्ट सीक्वेंस का नाम लिखा, फिर जो भी मतलब कॉलम्स थे आपके पास, जैसे साइकिल, फ्लैग, कैशे साइज़, लास्ट नंबर, ये देखें
साइकिल साइकिल फ्लैग ये है, फिर कैशे साइज़, फिर लास्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है वो सीक्वेंस का नाम लिख दिया, फ्रॉम यूज़र सीक्वेंसेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब क्या है, व्यू क्रिएट करने का आपको बताया हुआ है। इस कोड ब्लॉक को हम वैसे काफ़ी बार देख चुके हैं कि क्रिएट व्यू, फिर मैंने आपको बताया था कि व्यू का नाम लिखें और व्यू के साथ जो है वो एज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर आपने कॉलम सेलेक्ट किया कि जॉब को सिलेक्ट करना है कहाँ से, काउंट ऑल फ्रॉम काउंट एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब सब से जो है वो आपने डेटा को कलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि व्यू जो है वो असल में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स की इन्फॉर्मेशन ही फेच करके बनाया गया होता है व्यू। और आपने ग्रुप बाय लाइक इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, किससे, जॉब वाइज जो है वो आपने इनके कॉलम्स को जो है वो अरेंज कर दिया। तो यही जो हम पीछे देख कर आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है टॉपिक 117। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सर्वर प्रोग्रामिंग यूजिंग PL/SQL। PL/SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो हमें पता है SQL, लेकिन PL/SQL होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पे लाइक आपको बताया हुआ है कि ये एम्बेडेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब है कि इस प्रोग्रामिंग में इसके अंदर जो हम कोड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं उनके अंदर बिल्ट इन जो है वो फंक्शनैलिटी होती है, बिल्ट इन प्रोसीजर्स और फंक्शंस जो होते हैं, हम उनको बेटर वे में जो है वो कंपाइल करके रन कर सकते हैं। और पहले से जो है वो पूरी पूरी डेफिनेशंस आपके पास प्रोवाइडेड होती हैं। अब ये परफॉर्म कहाँ पे की जाती है? सर्वर मशीन पे। MCQs के लिए आपने देख लेना है। फिर उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि ये सर्वर मशीन पे परफॉर्म की जा सकती है तो एक ही सिंगल डेटाबेस होती है जो सर्वर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। और उस सिंगल डेटाबेस से कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट जो है वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है उस सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर, सेंट्रल मैनेजर सर्वर से, ठीक है। फिर उसके अलावा ये सर्वर पे जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है और बाकी क्लाइंट्स जो हैं बस वहीं से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए कोई नेटवर्क ओवरहेड जो है वो भी नहीं होता आपके पास। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि हमने कुछ लैंग्वेजेस, कुछ और लैंग्वेजेस की, कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करनी है PL/SQL के साथ साथ। जब हम एम्बेडेड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक आपके पास है PL/SQL, देन यू हैव जावा, विजुअल बेसिक डेटाबेस, ये DB, ये सब कुछ जो है वो आपके पास है एम्बेडेड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस, जिसमें प्रोसीजर्स, फंक्शंस और ये सारा कुछ जो है मेथड्स वगैरह वो आपके पास बिल्ट इन होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है कि डेटाबेस सर्वर लेवल प्रोग्रामिंग में अगेन हमारे पास कुछ और लैंग्वेजेस हैं, इनको आपने याद कर लेना है सब्जेक्टिव और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगेन आपके पास PL/SQL आ जाती है, फिर ट्रांजैक्ट SQL, IBM DB2, कबोल, इसी तरह प्रो कबोल, ठीक है। फिर उसके अलावा फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग जो होती है उसको चेंज किया जा सकता है सर्वर प्रोग्रामिंग को अफेक्ट किए बगैर। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो PL/SQL है ये सर्वर मशीन पे जो है वो कह लें कि एग्जीक्यूट की जाती है, रन की जाती है। तो इसका एक फ़ायदा या इसका एक मेन आपके पास बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब हम फ्रंट एंड पे लाइक एंड यूज़र लेवल पे जब हम कोई चेंज कर भी रहे होते हैं तो सर्वर को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि वो सर्वर पे ही PL/SQL का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस कोड ब्लॉक में भी जो है वो कोई ऐसा चेंज नहीं करना पड़ता। फिर क्लाइंट प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? डेवलपर 9i, जे डेवलपर, जावा, विजुअल बेसिक, .NET, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है टॉपिक 117, सॉरी 118। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो PL/SQL लैंग्वेज के कुछ कंस्ट्रक्ट्स की बात करनी है। तो यहाँ पे देखें कि असल में क्या होता है कि एक होती है सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। यहाँ पे क्लाइंट साइड को एप्लीकेशन सर्वर साइड भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ओरेकल फॉर्म्स या जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी यूज़र्स हैं वो क्लाइंट साइड पे मैनेज हो रहे होते हैं और ये ओरेकल का जो है वो आपके पास मेन सर्वर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर अब क्या होगा कि देखें SQL इंजन्स यहाँ पे भी हैं और SQL इंजन्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है लाइक यहाँ पे कि ओवरऑल जो आपके पास मेन फंक्शनैलिटी होगी PL/SQL की वो रन करेगी डेटाबेस सर्वर की साइड पे। और फिर यहाँ पे देखें एरो हेड्स के साइन के, अगर इन्होंने कुछ भी डेटा फेच जो करना होगा एप्लीकेशन सर्वर साइड ने या जिसे हम क्लाइंट साइड कह रहे हैं उसने जब भी फेच करना होगा तो वो एरो हेड यहाँ शो किया हुआ है कि वो डेटाबेस सर्वर जो है लाइक जो आपका सर्वर है, जो आपका मेन कह लें कि होस्ट है, वहाँ से डेटा को फेच कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पे 4 डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं PL/SQL में। आपके पास आ जाता है फ्लोट, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है आपके पास, देन डेट, फिर कैरेक्टर डेटा टाइप, एंड देन एट द वेरी एंड यू हैव बाइनरी इंटीजर्स। इनको हम आगे जाके देखेंगे। उसके अलावा जो PL/SQL के कुछ कंटेंट्स की बात करें तो उसके हमने बेनिफिट्स देखने हैं, उसके बेसिक कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं, पैकेजेस, ट्रिगर्स, कर्सर्स
or dynamic SQL. So with the course of modules we will look into the details one by one. अच्छा, अब यहाँ आ जाता है टॉपिक 119. इसमें देखें, अब PL/SQL के बेनिफिट्स ये हैं कि ये प्योर SQL लैंग्वेज से, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल है. क्यों? क्योंकि ये जो है वो ना सिर्फ SQL लैंग्वेज की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो इसमें होते ही होते हैं, उसके अलावा इसमें लूप्स भी होते हैं, काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है इफ्स, इसके अलावा हम सिलेक्ट इनटू इसमें यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके. फिर उसके अलावा कर्सर्स हम यूज़ कर सकते हैं. जब कर्सर्स और इंडेक्स में क्या फ़र्क है? अब इंडेक्स तो SQL में भी यूज़ होते हैं, लेकिन इंडेक्स जो है वो कह लें कि मल्टीपल कॉलम्स पे या एक मतलब दे आर सॉर्ट ऑफ स्टैटिक इंडेक्सेस के एक वक्त में एक कॉलम पे, एक से ज़्यादा कॉलम पे बस आपने इंडेक्स क्रिएट किया, और जब आपको वो नहीं चाहिए या कोई और चेंज चाहिए तो हमने सिंपल उसको ऑल्टर कर दिया या ड्रॉप कर दिया. लेकिन जो कर्सर्स होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव कर सकते हैं, ज़्यादा डायनामिक होते हैं और इससे हम ज़्यादा इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये PL/SQL का एक और बेनिफिट है. उसके अलावा ये ब्लॉक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ब्लॉक्स में अपने कोड को जो है वो सेग्रीगेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और उनको मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है. और उसके अलावा इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. अच्छा, अब बेसिक स्ट्रक्चर की हम आगे जाके बात करेंगे. फिर प्रोग्राम को आपने रन कैसे करना है, सिलेक्ट इनटू, फिर कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, इफ्स को कैसे, लूप को एग्जीक्यूट करना है, लूप्स, और फिर आउटपुट आपने कंसोल पे कैसे शो करवानी है. ये आगे आगे जैसे जैसे आता जाएगा हम उसको देखते रहेंगे. अच्छा, अब सबसे पहले नेस्टेड बेसिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर. अच्छा, अब ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी PL/SQL ब्लॉक का होता है उसमें यहाँ पे आपको 4 जो हैं वो कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं. हमेशा आपने डिक्लेयर से स्टार्ट करना है, और डिक्लेयर में आमतौर पे ये होता है कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन, क्या आपने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है SQL प्लस से, या जो भी आप SQL का एडिशन यूज़ कर रहे हैं. फिर बिगन में हम स्टार्ट करते हैं और ओवरऑल हम अपना कोड ब्लॉक इसमें लिख रहे होते हैं. एक्सेप्शन में कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी होती है तो वो लिख देते हैं, और एंड जो है वो हम आखिर में यहाँ पे एंड हो जाता है. अच्छा, अब बेसिक स्ट्रक्चर है कि डिक्लेयर में आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन या कोई भी इस तरह की डिक्लेरेशन, कोई वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए वगैरह वगैरह. फिर बिगिन में आपने कोड लिखा. एक्सेप्शन में कोई आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि एरर ना आए, बल्कि उसकी जगह, एरर की जगह एक्सेप्शन लिखी आ जाए. लाइक मेरा प्रोग्राम जो है वो रन कंपाइल होकर रन तो हो जाए, और लाइक वो कोई बग वगैरह शो ना करे, बस एक्सेप्शन की कोई लाइन बता दे कि हाँ भाई ये एग्जीक्यूट नहीं हो उसका, इसकी ये रीज़न है. ठीक है. फिर एंड के बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे है डॉट और स्लैश. अब इससे क्या होगा कि अगर आप ये डिक्लेयर, बिगन, एक्सेप्शन और एंड के बाद अगर हम स्लैश इंटर करते हैं ना, तो इससे आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और साथ के साथ रन भी हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर हम ये स्लैश नहीं डालते और हम सिंपल डॉट लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कह लें कि पूरा ये प्रोग्राम है, जो हमने कोड ब्लॉक लिखा होता है, वो स्टोर हो जाता है. वो स्पूल एक वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये मतलब जो है वो एक आपकी स्टोरेज मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और इसका ये मतलब होता है कि हाँ भाई कोड तो लिख लिया, लेकिन हमें इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि चाहिए हो, लेकिन इस वक्त नहीं हमें चाहिए. और फिर एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आप इस डॉट को, इस फुल स्टॉप को डिलीट करके अब रिप्लेस कर दें स्लैश के साथ, तो फिर से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो जाएगा. तो इन दोनों डॉट और स्लैश का ये ऐसा डिफरेंस था जिसको आपने कर लेना है याद. अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ नेस्टेड बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो नेस्टेड का मतलब होता है कि एक जो आपका मेन कोड ब्लॉक चल रहा है उसके अंदर जो है उसी की कॉपी एक पार्ट बन के जो है वो शो हो जाए. अब जैसे ये है डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड, यही होना चाहिए ना जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं. डिक्लेयर किया, बिगिन, फिर एक्सेप्शन और फिर एंड. लेकिन अब यहाँ पे देखें कि आपको दरम्यान में बिगिन और एंड भी नज़र आ रहा है, ये इतना सा पार्ट. तो इसका मतलब है कि ये इतना सा जो पोर्शन है वो नेस्टेड है इसमें. ठीक है. अब इसी तरह एक और यहाँ पे एग्जांपल है कि डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड, ये तो था. अब इसमें बिगिन और एंड, एक तो ये नेस्टेड था, और इवन इस बिगिन के अंदर भी आपके पास एक और कोड ब्लॉक है या एक और नेस्टेड स्ट्रक्चर है बिगिन और एंड का. तो आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि नेस्टेड बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. कि जो आपका मेन बेसिक सिंटेक्स चल रहा है PL/SQL ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, उससे अगर हम उसके अंदर ही कोई सिमिलर फंक्शनैलिटी का कोई कोड ब्लॉक जो है वो इंटर कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये नेस्टेड बेसिक स्ट्रक्चर है. अच्छा, अब हम फर्स्ट PL/SQL प्रोग्राम की बात करते हैं. यहाँ पे अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डिक्लेयर
कीवर्ड होता है और फिर हमने कुछ डिक्लेयर करना होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम PL/SQL प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके पास डिक्लेयर की यही स्टेटमेंट होती है। और इसका क्या मतलब होता है कि भाई हम जो भी कोड ब्लॉक लिख रहे हैं वो हमें कंसोल पे अपने टर्मिनल पे जो है वो उसकी आउटपुट चाहिए, और हम उस डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं SQL प्लस से, SQL एक्सप्रेस से, SQL डेवलपर से, जो भी वेरिएंट आप उसका यूज़ कर रहे हैं SQL का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया सेट सर्वर आउटपुट ऑन, फिर बात आ जाती है बिगिन की, और फिर आपके पास आ गया एंड। अच्छा, अब एक्सेप्शंस की आगे जाके हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह कि आपको एक्सेप्शन कब थ्रो करनी है, कब नहीं करनी, करते हैं तो फिर क्या होता है, नहीं करते तो क्या होता है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे अब ये समझ लें कि ये डिक्लेयर की स्टेटमेंट थी और ये क्यों थी ये मैंने आपको बता दिया। फिर बिगिन में आए और ये एंड और हो गया, और स्लैश का मतलब है कि ये रन होगा, लाइक से कंपाइल भी हो जाएगा और फिर रन भी करेगा। अच्छा, बिगिन में ये आपने क्या लिखा कि DBMS_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और फिर आपने पैरेंथेसिस में सिंगल कोटेशन में लिख दिया कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जब क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होगा इस स्लैश की वजह से, तो आपको कंसोल पे, टर्मिनल पे ये जो सेंटेंस है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम ये लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब DBMS_output डॉट पुट लाइन ये क्या है, ये आपके पास जैसे हम C++ में सी आउट जो है वो वर्ड यूज़ करते थे, या C++ में हम सी आउट यूज़ कर रहे होते हैं स्क्रीन पे शो करने के लिए, है ना। और सी में जो है हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, printf, ठीक है। तो मतलब इस तरह के जो कीवर्ड्स हम आउटपुट शो करवाने के लिए टर्मिनल पे, स्क्रीन पे शो करते हैं, इसी तरह जो PL/SQL कोडिंग होती है उसमें लैंग्वेज है, उसमें हम वो सी आउट या printf इस तरह का कुछ नहीं यूज़ कर रहे होते। हम ये वाला जो पूरा कीवर्ड है इसको आपने याद कर लेना है, और पेपर में आपने कोई भी PL/SQL प्रोग्राम लिखना है उसमें आउटपुट को शो करवाने के लिए ये सारा कुछ जो है वो लिखना ज़रूरी है कि DBMS आउटपुट, और फिर डॉट से आपने उसको फैच किया, डॉट ऑपरेटर से, इसीलिए इसको एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर पुट लाइन के लाइन में जो है वो आपने ये कंसोल पे पुट करना है। अच्छा, अब लाइक एक और प्रोग्राम यहाँ पे अब डिक्लेरेशन आपको बताई हुई है कि आपने जो है वो सेट सर्वर आउटपुट ऑन ये कर दी डिक्लेरेशन, इफ़ नॉट रनिंग ऑलरेडी, कि अगर वो पहले से कोई सेशन स्टार्ट नहीं है तो फिर आपने ये स्टेटमेंट देनी है। फिर उसके बाद आपने डिक्लेयर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर पोर्शन में हमने जो है वो वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैसेज नाम है डिक्लेयर वो वेरिएबल का, फिर इसकी डेटा टाइप varchar2, और फिर इसकी लाइक आपने यहीं पे इसकी डिक्लेयर पोर्शन में ही आपने इसको स्पेसिफाई भी कर दिया कि आई लव ओरेकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब कंसोल पे जब भी हम देखें, अब यहाँ पे बिगिन और फिर वही हमने यहाँ पे वो सी आउट वाली लाइन यहाँ पे लिखी, और फिर मैसेज, अब मैसेज क्या था, वही जो ऊपर हम वेरिएबल और उसकी फ़िक्स्ड वैल्यू लिख के आए हैं, एंड किया, स्लैश लगाया, तो देखें यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का टर्मिनल नज़र आएगा, और नीचे आपके पास आ गया ना कंसोल पे आई लव ओरेकल प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब varchar2 बेसिकली क्या है, varchar और varchar2 में जो है वो ये डिफरेंस है कि varchar2 जो होता है वो फिक्स्ड साइज़ नहीं होता, और उसके अलावा 4000 वर्ड्स का और इस तरह के पैराग्राफ मतलब इतना बड़ा डेटा अगर आपने लिखना होता है ना, तो उसके लिए हम डेटा टाइप varchar2 यूज़ करते हैं। वेल उसको भी हम आगे जाके देखेंगे इन अपकमिंग मॉड्यूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विद एन एरर। अब यहाँ पे देखें कि लाइक फॉलोइंग प्रोग्राम डिक्लेरेशंस असाइंड वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स। अब लाइक यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोग्राम है जिसमें उसने आपसे जो है वो आपको 3 नंबर बताए हुए हैं, और वहीं की वहीं उसने डिक्लेयर कर दिया, लाइक उसने यूज़र से नहीं पूछना। x जो है उसकी वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, एंड देन यू हैव z विच इज़ इक्वल टू 7। फिर यह था डिक्लेरेशन वाले पार्ट में। फिर आ गया बिगिन में जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर दी कि x की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे ये जो नंबर है लाइक नंबर जो है वो आपके पास डेटा टाइप है, और ये जो 5 और 7 है ना, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये आपके पास साइजेस हैं कि ये जो है अप टू 5 हो सकता है, ये भी अप टू 5, और z जो है वो अप टू 7, ठीक है। ये करेक्शन मार्क कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि बिगिन में हमने क्या किया कि हमने x को जो है वो 10 की वैल्यू असाइन कर दी, y को जो है वो 20 की वैल्यू असाइन कर दी, और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा दिया कि z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। फिर अब मैंने आपको बताया था कि बिगिन में ही हमने कोड ब्लॉक को जब रन करवाना होता है तो हम लिखते हैं DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और आपने लिख दिया, ये सिंगल कोटेशन में है ना, तो ये एज इट इज़ आपको टर्मिनल पे शो हो जाएगा, देखें यहाँ पे हुआ है। और फिर लाइक वहाँ पे जो है वो हम इस तरह से लाइक लेस दैन या ग्रेटर दैन इस तरह के ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना C++ में। यहाँ पे जो है ये आपने डबल लाइंस यूज़ करनी है, ठीक है। और आखिर में आ गया z असल में क्या था, वही x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास।
तो यहाँ पे आ गया सम इज़ इक्वल टू 30। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये कर जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्मिनेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू तो एक उसने दे दी वेरकेर, और नीचे जाके उसने दे दिया उसको नंबर असाइन कर दिया। हालांकि वेरकेर डेटा टाइप ऊपर जब डिक्लेयर की थी तो बिगिन पोर्शन में भी उसे वही देना चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब देखें वाई की वैल्यू ऊपर उसने डेटा टाइप नंबर दिया है, नीचे आके उसने 2v0 मतलब वेरकेर दे दी। तो जिसकी वजह से जब हम रिज़ल्ट को शो करवाना चाहेंगे आखिर में कंसोल पे तो एरर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसी तरह सिंपल ये भी वही वाला है, लाइक यहाँ पे जो है वो हमने ऊपर एक्स को वेरकेर कहा था, नीचे आके हमने नंबर उसको साइन कर दिया, और यहाँ पे भी जो है वो आपने वाई को जो है वो नंबर कहा था, लेकिन यहाँ पे आगे जो है वो 2v0 कह दिया, ये वेरकेर आपने असाइन कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, और वो क्या है, यहाँ पे देखें यहाँ पे जो है वो लाइक एक एक्सेप्शन जो है वो आपके पास थ्रो की हुई है कि व्हेन अदर्स दैन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन एरर इन प्रोग्राम। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इस कोड को दोबारा से रन करेंगे तो आपको जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा एरर इन प्रोग्राम, मतलब कोई ओरेकल का आपको एरर नहीं शो होगा बल्कि सिंपल आपको एरर इन प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो एक्सेप्शन का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर लाइक हम एक्सेप्शन को जो है वो अगर मेंशन करते हैं एक्सप्लिसिटली तो एरर की बजाय वो एक्सेप्शन आपके पास थ्रो हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 122। अब इसमें जो है सबसे पहले है फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स विद एन एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं, ठीक है। और लाइक पिछले मॉड्यूल में तो हमने देखा था ना कि ए और बी की आपने फिक्स्ड वैल्यूज़ जो हैं वो बिगिन पोर्शन में जो है वो डिक्लेयर करती थी, लेकिन यहाँ पे एम्परसेंट साइन यूज़ हुआ है, और इसका आमतौर पे क्या मतलब है कि वो रेफरेंस उठाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंस तो वो ले लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बिगिन में आपने c इज़ इक्वल टू a प्लस बी तो कर दिया, और इसको लाइक सी आउट की शक्ल में इसको शो भी करवा दिया, लेकिन अब ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम जो है वो एरर के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि देखें आपने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं ए, बी और सी, लेकिन आपने ए की डेटा टाइप भी ऊपर डिक्लेयर में बता दी, बी की भी बता दी, तो सी कहाँ गया, लाइक आपने सी की तो बताई नहीं, फिर इसलिए सी को जो है वो ज़रूर आपने करना था डिक्लेयर। तो देखें यहाँ पे फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स सक्सेसफुली, तो यहाँ पे जो है वो आपने सी इंटीजर जो है वो डिक्लेयर में जो है वो क्या किया कि डिक्लेयर कर दिया, उसकी डेटा टाइप आपने प्रॉपर बता दी, उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इस स्लैश के साथ इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो अब ये क्योंकि एम्परसेंट साइन है ना, ये रेफरेंस उठाएगा, तो जैसे ही हम स्लैश के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को रन करेंगे कंपाइल करके, तो ये यूज़र से पूछेगा, लाइक पहले आपके पास आएगा कि इंटर वैल्यू फॉर ए, फिर आप यूज़र लाइक जो भी यूज़र होगा, जो भी एंड क्लाइंट होगा, वो ए की वैल्यू इंटर करेगा, फिर बी के लिए, और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास यही वाला सम ऑफ फिर ए की वैल्यू जो यूज़र ने दी होगी एंड फिर बी की वैल्यू जो यूज़र ने दी होगी इज़, और फिर जो उन दोनों का कैलकुलेट होकर आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने जैसे आपको बताया था कि PL/SQL लैंग्वेज में हम जो है वो सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि लाइक आपने जो है वो डिक्लेयर पार्ट में 2 वेरिएबल्स दिए, v_id और फिर v_एम्प्लॉय नंबर। आईडी जो थी वो इंटीजर डेटा टाइप की थी, और एम्प्लॉय नंबर जो है वो नंबर डेटा टाइप का था। दोनों में ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फिर बिगिन में जो है देखें स्टार्ट में उन्होंने वो जो vid थी जो एक वेरिएबल था उसको एक फ़िक्स्ड वैल्यू असाइन कर दी 7369। अब इसका मैं आगे जाके बताती हूँ कि करना क्या। अब सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट लगाई, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉलम लिखा इनटू v_एम्प्लॉय नंबर ये लिखा वेरिएबल, और फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ इक्वल टू vid। अब vid कौन है, 7369, जिसको आप जो है वो पहले से ऊपर जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास जो है वो 7369 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट होती है ना, वो सिंगुलर रिकॉर्ड के लिए, सिंगल रिकॉर्ड के लिए, सिंगल रो के लिए जो है वो एप्लीकेबल है।
इसके लिए आपने जो है वो ऊपर वीआईडी डिक्लेयर कर दी थी 7369। तो जब आपने इसको जो है वो रन किया तो वो बाय चांस, मतलब बाय गुड चांस जो है वो आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गई 7369। लेकिन आपकी पूरी डेटाबेस में जो मतलब आईडी है किसी एम्प्लॉय की 7369, वो एक ही यूज़र एग्जिस्ट करता है ना। तो पहली बार तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वो मिल गई आईडी तो आपके पास ये आ गया, लेकिन अगर अगली बार यही प्रोग्राम फिर से रन करें तो एक बार तो वो रिपीट हो चुकी है, तो अगली बार आ जाएगा एरर। तो उस एरर से बचने के लिए, या अगर फॉर एग्जांपल 7369 एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके टोटल समझ लें टेबल में ही 7000 लोग हैं, इतने तो हैं ही नहीं 7369 तक, तो फिर क्या होगा कि आपके पास कोई डेटा नहीं होगा ना। तो फिर हम एक्सेप्शन में लिख देंगे कि दैट व्हेन नो डेटा इज़ फाउंड देन आपने कह देना है नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो इससे क्या होगा कि अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखें, या एक ये भी केस हो जाता है कि हमने बिगन में वीआईडी की जगह 7369 की जगह 777 लिख दिया, लेकिन आपके डेटा में जो है वो क्या था कि 7777 वाली आईडी वाला जो एम्प्लॉई है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था ही नहीं। और यहाँ पे देखें आपने कोई एक्सेप्शन वगैरह भी नहीं मेंशन की, तो फिर क्या होगा कि जब हम इसको स्लैश के साथ रन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा कि नो डेटा इज़ फाउंड। तो अब इस एरर से बचने के लिए हम एक सेफ साइड ये ढूंढते हैं कि हम एक्सेप्शन खुद से ही जो है वो एक्सेप्शन हैंडलर कोड जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बाकी सारा कोड आपके पास पहले जैसा है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन में हमने लिख दिया कि व्हेन नो डेटा फाउंड देन हमने कंसोल पे शो करवाना है नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट्स। तो देखें कि ये जो 7777 था एम्प्लॉय जो हमने सेलेक्ट इनटू के साथ एक वैल्यू डिक्लेयर की थी, वो एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो प्रोग्राम ने नीचे जाके कोड ने देखा कि अच्छा एक्सेप्शन है और एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने ये शो करवाना है स्क्रीन पे, तो उसने एरर की जगह ये शो करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक 123। इसमें हमने बेसिकली देखना है कि किसी प्रोग्राम को आप PL/SQL में कंपाइल करके रन जो है वो कैसे कर सकते हैं। एक तो सिंपल स्लैश वाला था, देखें यहाँ पे अगर हम SQL प्रॉम्प्ट पे जाके डिक्लेयर बिगिन एक्सेप्शन और एंड लाइक ये चारों कीवर्ड्स और प्रॉपर इसका आखिर में एंड के साथ सेमीकोलन और फिर ये स्लैश अगर हम इंटर करते हैं तो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल भी होगा और अल्टीमेटली एग्जीक्यूट लाइक रन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम स्लैश की जगह इसको डॉट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो स्टोर तो हो जाएगा कहीं कैश मेमोरी में जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन ना वो कंपाइल होगा और ना वो रन होगा। मतलब PL/SQL उसको ये कंसीडर करेगा कि ये आपको बाद में फ्यूचर में चाहिए, अभी नहीं इसको रन करना। अच्छा जी, अब ये वाला जो प्रोग्राम है PL/SQL का, अभी हम इसको पीछे भी देख कर आए हैं, ये जो है वो एरर के साथ टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो की हुई, एक्सेप्शन हैंडलर कोड नहीं लिखा हुआ, और उसके अलावा यहाँ पे देखें कि A नंबर B वैरकर 2 ये तो है, लेकिन ये जो C वेरिएबल है उसको क्यों नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे देखें आइडेंटिफायर C मस्ट बी डिक्लेयर्ड। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन है ये हम प्रीवियस मॉड्यूल में देख चुके हैं। अब आपने SQL डेवलपर पे जाके जो है वो प्रोग्राम को रन कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो एक कोड ब्लॉक लिखना है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन जो डिक्लेयर की स्टेटमेंट थी, फिर आप बिगिन के कीवर्ड के अंदर आए और फिर आपने सी आउट की तरह हेलो वर्ल्ड शो करवाया और फिर एंड टर्मिनल। फिर उसके बाद वो तो था SQL प्रॉम्प्ट पे, वो जो आपको ब्लैक इंटरफेस नज़र आ रहा होता है उस पर, लेकिन अब SQL डेवलपर में हमने कैसे करना है कि आपने इतना सा कोड लिखा और स्लैश की जगह आपने जो है यहाँ पे ये जो रन वाला साइन है उस पर क्लिक किया, तो आपको नीचे जो है वो कंसोल पे लिखा हुआ आ गया कि PL/SQL प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और हेलो वर्ल्ड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, तो SQL डेवलपर में हम ये रन वाला ये जो ग्रीन आपको प्ले बटन नज़र आ रहा है, इससे हम अपने स्टेटमेंट को, अपने कोड ब्लॉक को जो है वो कंपाइल करके रन कर सकते हैं। उसके अलावा SQL डेवलपर में जो है हम नए नए प्रोसीजर्स भी स्टोर कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है वो ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं कि एग्जीक्यूट, और फिर आपने प्रोसीजर का नाम बताना होता है और अंदर कोई ना कोई उसके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपने देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें आपने प्रोसीजर सेलेक्ट किया और फिर उस पर राइट क्लिक हम जब माउस से करेंगे तो आपके पास डिफरेंट यहाँ डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस आ जाएंगी साइड में, लाइक ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और आपने जो है वो इससे रन पे क्लिक करना है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि उस प्रोसीजर को रन कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे अगर रन जब हम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी और इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक जो क्लाइंट ने या यूज़र ने इंटर करने होते हैं वो भी हम सेट करके अपना प्रोग्राम बार बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे वो कस्टमर आईडी आपसे बार बार मांग रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी लाइक जो भी आपके कस्टमर की आईडी है वो इनपुट करें और फिर ओके पे क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह कंपाइल पे लाइक ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वाला आपको आइकन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पहले प्रोसीजर को सिलेक्ट करें। फिर क्या होगा कि यहाँ पे आपने पूरा कोड ब्लॉक सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद आपने कंपाइल पे जाके क्लिक कर देना है। लाइक प्रोसीजर पे जब सेलेक्ट किया तो आपको ये कोड ब्लॉक ओपन होकर नज़र आ जाएगा। फिर इस कोड ब्लॉक को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने कंपाइल पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोसीजर कंपाइल होके रन हो जाएगा। अच्छा, अब यह है टॉपिक 124। अब PL/SQL में हर वैल्यू, चाहे वो आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, कोई पैरामीटर है, उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप ज़रूर होती है। जैसे C++, पाइथन, इनमें भी आपके पास जो है वो हर वेरिएबल की, हर पैरामीटर की डेटा टाइप होती है। क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप होती है वो स्टोरेज फॉर्मेट जो है वो डिटरमिन करती है। उसके अलावा वो वैलिड वैल्यूज़ बता रही होती है और कौन कौन से ऑपरेशन उस पर अलाउड हैं, कौन कौन से फंक्शंस और प्रोसीजर्स अलाउड हैं, वो आपको बता रही होती है। जो PL/SQL है उसमें दो तरह की जो है वो टाइप्स होती हैं। एक तो है स्केलर और एक है कंपोजिट। स्केलर जो है वो ये चार हैं, लाइक जो सिंपल हम जैसे डबल, फ्लोट, इंट और वेरकर, इस तरह की जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करते आ रहे हैं C++ में, उसी तरह की ये स्केलर डेटा टाइप्स हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये PL/SQL में कौन कौन सी है? नंबर, बूलियन, कैरेक्टर एंड देन यू हैव डेट टाइम। डेट टाइम में हम डेट और टाइम दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। नंबर में आपके पास इंटीजर्स की तरह आ जाते हैं। कैरेक्टर में XYZ ABC इस तरह के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सिंगल जो बाइट आपके पास होल्ड करते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है बोलियन। बोलियन में दो वैल्यूज़ अलाउड होती हैं, यस, नो, 0, 1, इस टाइप का। फिर एक स्केलर डेटा टाइप की आगे सब टाइप्स भी हो सकती हैं। और सब टाइप जो होती है वो क्या होती है कि एक डेटा टाइप होती है जो अपनी स्केलर जो बेस टाइप होती है उससे बनी होती है मिलके, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई इंटीजर्स, कोई डबल, फ्लोट वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा डेटा टाइप्स नंबर में आपके पास डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे बाइनरी, फ्लोट, बाइनरी, डबल, तो ये आपने याद कर लेना है। और ये आमतौर पे जो इंटीजर डेटा टाइप्स हैं वो 32 बिट्स जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, फिर बोलियन डेटा टाइप्स की दो वैल्यूज़ होती हैं ओवरऑल, लेकिन जब हम PL/SQL के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे देखें कि इसकी 3 डेटा वैल्यूज़ हैं कि या तो ट्रू, या तो फॉल्स, या फिर नल। लाइक ना ट्रू ना फॉल्स, कि आपने वैल्यू ही उसकी इंटरनी की छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपने MCQ तैयार कर लेना है कि बोलियन वैल्यूज़ जो हैं उनको हम आमतौर पे लूप्स वाली, लूपिंग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक इफ़ देन में, केसेस में। फिर उसके अलावा लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, इन सब में हम बोलियन डेटा जो है वो यूज़ करते हैं। फिर करेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग आमतौर पे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को कहते हैं। जैसे करेक्टर मैंने आपको बताया ABC XYZ इस तरह से है, और उन्हीं ABC XYZ का मिला के मैं कोई वर्ड बना दूँ या कोई सेंटेंस, तो वो आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन PL/SQL में आपके पास जो है वो करेक्टर यूज़ होता है स्ट्रिंग की जगह। लाइक स्ट्रिंग भी जो है वो आपके पास करेक्टर में ही आ जाता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर और वेरकर 2 में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर फिक्स्ड साइज़ का होता है, वेरकर जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर, लाइक वो डायनामिक होता है। कैरेक्टर में ये होगा कि अगर आपने स्टार्ट में 10 ब्लॉक्स जो हैं वो कह दिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है उसका साइज़ है 10, तो एट सम पॉइंट इन टाइम अगर कोई यूज़र उन 10 में से 3 ब्लॉक्स में डेटा इंटर कर रहा है तो वो फिर भी आपको रिटर्न जो है वो 10 के 10 ही करेगा। 3 में डेटा इंटर हुआ होगा, 7 आपके पास नल होंगे, ठीक है। लेकिन वेरकर 2 जो है वो क्या करेगा कि अगर यूज़र ने 3 डेटा ब्लॉक्स का डेटा इंटर किया है तो वो 3 ही आपको रिटर्न कर देगा। तो ये ज़्यादा डायनामिक होता है। उसके अलावा लॉन्ग रो ID एंड यू रो ID, ये डिफरेंट जो हैं वो असल में कैरेक्टर डेटा टाइप्स की ही सब टाइप्स हैं। इसी तरह डेटा टाइम की जो डेटा टाइप्स हैं उसमें डेट, टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन, इनको आपने एक बार रीड आउट कर लेना ताकि अगर MCQ आ जाते तो यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट। अच्छा, फिर आ जाता है कंपोजिट डेटा टाइप। अब कंपोजिट डेटा टाइप क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाया और उसमें जो है वो आपने फॉर एग्जांपल एड्रेस जो है वो वेरकर उसकी डेटा टाइप दे दी, लेकिन बाद में आपको जो है रियलाइज़ हुआ कि वेरकर नहीं देनी थी, मैंने मतलब कोई और उसकी डेटा टाइप चेंज करनी थी, तो उसके लिए जो है वो कंपोजिट डेटा टाइप यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी टेबल का लाइक किसी टेबल में मौजूद किसी कॉलम का डेटा टाइप या उसका कोई साइज़ आपने चेंज करना हो बाद में,
तो हम कंपोजिट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है कि हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि उस टेबल को ही दोबारा से ड्रॉप करें, फिर से क्रिएट करें और फिर अपनी रिक्वायर्ड डेटा टाइप लगा लें, रिक्वायर्ड साइज़ यूज़ कर लें कॉलम में। लेकिन जब हम कंपोजिट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं तो वो हमें ड्रॉप और क्रिएट वाला सीन नहीं दोबारा करना पड़ता। सिंपली क्या होता है, इवन हमें दोबारा से प्रोग्राम को भी रिकम्पाइल नहीं करना पड़ता। वो मतलब फिर से जब प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं तो वो चेंज्ड वैल्यूज़ के साथ हमारे सामने आता है, और इसकी वजह से हमारा जो काफ़ी हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स अगर देखें तो एम्प्लॉई, ये आपके पास टेबल का नाम है, डॉट ऑपरेटर से आपने फेच किया। उसके अलावा सैलरी, अभी सैलरी क्या है, ये कॉलम है जिसकी वैल्यू जो है या जिसका साइज़ जो है वो आपने चेंज करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉई था टेबल का नाम, टेबल डॉट फिर कॉलम का नाम, फिर आपने परसेंटेज साइन लगाया और फिर आ गया टाइप। अब टाइप जो भी आपने यहाँ पे चेंज करनी होगी, लाइक बोलियन, वेरकेर, यूरो, आईडी, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे आईडी आपने चेंज करनी है वो हमने इसमें सिंपली लिख देनी है। ठीक है, अब कुछ डेटा टाइप्स हैं और उनसे मिलते जुलते लाइक उसके जो एलियासेस हैं वो यहाँ पे हैं। अब जैसे नंबर का है, डेसिमल, डबल प्रिसीजन, फ्लोट, इंटीजर, तो इस तरह का कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले तो PL/SQL उसको नंबर में, लाइक उसके लिए हम नंबर कीवर्ड यूज़ करते हैं। इस तरह कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों के लिए हम कैरेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। वेरकेर और वेरकेर 2 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन PL/SQL में हम वेरकेर 2 जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने असाइनमेंट CS 409 या 409P की होगी देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास सिंपल एक PL/SQL कोड है। डिक्लेयर में जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, एक कंपोजिट डेटा टाइप का है वी सैलरी, और फिर एक है सिंपल स्केलर डेटा टाइप का नंबर, लाइक डिपार्टमेंट नंबर। फिर बिगिन में आ जाते हैं, इसमें सेलेक्ट इनटू, और सेलेक्ट इनटू में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वैल्यू इसमें होती है, सिंगल वैल्यू या सिंगल रो को ये डिपिक्ट करता है, तो आपने ज़रूर वो कोई ना कोई जो है वो देनी होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि बिगिन में आपने सेलेक्ट, फिर कॉलम्स के नेम इनटू, फिर आपने जो है वो एग्जैक्ट उनकी वैल्यूज़ बताई, फिर आपने बता दिया टेबल का नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉई नंबर इज़ इक्वल टू 7369। तो जब क्या होगा कि हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास इस वाले एम्प्लॉई नंबर की सैलरी और इसका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो आपको शो हो जाएगा। अच्छा, फिर है लेक्चर 125। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे देखें कि प्रोग्राम 1 विदाउट एक्सेप्शन। अब आपने डिक्लेयर में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, दोनों कंपोजिट डेटा टाइप के हैं। फिर बिगिन में हमने सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट लगाई और एम्प्लॉय नंबर भी आपने दे दिया। अब यहाँ पे देखें कमेंट में लिखा हुआ है कि दिस आईडी एग्जिस्ट, तो अब ये आईडी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम पहली बार जब इसको रन करेंगे तो आपको जो है वो एम्प्लॉय नंबर 7844 का नेम और सैलरी जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सेप्शन तो आपने लगाई नहीं हुई, और एक बार तो हम इसको फेच कर चुके हैं, तो फिर जो है वो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सेप्शन लगाते हैं कि अगर आपके पास 7844 आईडी यूज़ हो चुकी है या अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मौजूद ही नहीं कर रही आपके स्कीमा में, तो हम एक्सेप्शन लगाते हैं कि DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और फिर आपको कंसोल पे शो हो जाए नो रिकॉर्ड फाउंड। इससे क्या होगा कि अगर 7844 एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा तो आपको जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर एक तरीका ये है कि आपने जो है एक्सेप्शन तो लगाई, लेकिन जो एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू हम बिगिन क्लॉज में यूज़ कर रहे थे 7844, उसको आपने डिक्लेयर क्लॉज में, डिक्लेयर ब्लॉक में यूज़ कर लिया। और वो कैसे, इसका अगेन इसकी भी कंपोजिट आपने डेटा टाइप बना दी और वहीं पे जो है उसको कॉन्स्टेंट वैल्यू भी दे दी 7844 की। इसकी वजह से क्या होगा कि कभी एक्सेप्शन तक बात पहुँचेगी ही नहीं, लाइक कभी एरर जो है वो थ्रो ही नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर 116 टू 125। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।